नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है भाई सभी के। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक नया चैप्टर का वन शॉट, और ये चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। आपकी किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 2। अब हमें इस चैप्टर को पीछे वाले चैप्टर से लिंक करना होगा। तो ध्यान करो, हमने चैप्टर 1 में किस चीज की बात की थी। हमने चैप्टर 1 में बात की थी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि जब हमारे प्यारे भारत देश को 1947 में आज़ादी मिली थी, तो ये आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन इस आज़ादी के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। उसमें से एक चैलेंज था कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना है, इंडिया की यूनिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके रखना है। दूसरा चैलेंज था कि भारत ने वादा कर दिया है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश रहेगा। अब वादा कर दिया है तो उस वादे को निभाना होगा, और डेमोक्रेसी बोलना और डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि 1947 में आपको इमेजिन करना होगा कि हम आज के भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईयर 1947 की। 1947 के भारत की बात कर रहे हैं कि उस भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। उसमें की एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है। बोलना कोई भी चीज आसान होती है, उसको इंप्लीमेंट करना, इलेक्शन कमीशन सेटअप करना, वोटर आईडी कार्ड बनाना, तमाम तरीके के चैलेंजेस थे। हम इसी चैलेंज को कि भारत ने डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश की और भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, हम इसे ही इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अब अगर तुम चैप्टर का नाम देखोगे, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो ये नाम इसलिए है क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि इनिशियल इलेक्शंस में हमें कांग्रेस की जीत देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम कांग्रेस या कांग्रेस सिस्टम के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें पूरी भारत का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कहानी सुनाते चलूंगा। शर्त यह है कि मैं 1947 बोलूं तो आप अपने आप को 1947 में इमेजिन करना, मैं 1950 बोलूं तो आप अपने आप को 1950 में इमेजिन करना, और सोचना कि 1947 1950 में कैसा रहा होगा भारत, और आप इमेजिन करते चलोगे। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टोरीज, और अगर आपको कहानी क्लियर है तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है भाई। Challenge of building democracy. We have an idea of difficult circumstances in which independent India was born. We have read about the serious challenge of nation building that confronted the country right in the beginning. Faced with the serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not to have democracy. हमें पता है कि भारत को किस समय में आज़ादी मिली थी, हमें पता है कि जिस समय पे भारत को आज़ादी मिली थी तब क्या क्या चैलेंजेस थे। अब भारत को तो 1947 में आज़ादी मिली, आपको एक चीज़ और समझना होगा कि उस समय बहुत सारे दूसरे देशों को भी आज़ादी मिल रही थी, और वो दूसरे देश के लीडर जो थे वो डर चुके थे कि हम डेमोक्रेसी को नहीं अपनाएंगे। वो जो दूसरे देशों को जिनको भारत के साथ में आज़ादी मिली थी वो डर रहे थे। आप जानते हो कि पाकिस्तान में हमने मिलिट्री डेमोक्रेसी दोनों देखी, सेम केस हमने बांग्लादेश में देखा, सेम हम लोग देखते हैं कि हम आसपास की कंट्रीज में देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उस समय दूसरी कंट्रीज डर रही थी कि हम डेमोक्रेसी को नहीं लेके आएंगे, लेकिन भारत ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने तय किया कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप से अपनी कंट्री चलाएंगे। They said that nation unity was first priority and that democracy will introduce differences and conflict. उन लीडर्स को जहां पे डेमोक्रेसी नहीं आई वो बोलते हैं कि नेशनल यूनिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। डेमोक्रेसी में तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डेमोक्रेसी में तो आप लोगों को फ्रीडम दे देते हो, तो डेमोक्रेसी में तो लोग वाद विवाद करके इस देश के फिर से टुकड़े हो जाएंगे। ये उन नेताओं का कहना था जहां पे कि डेमोक्रेसी नहीं आई, और वो ये कह के अपने देश में डेमोक्रेसी को नहीं ला रहे थे। Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. It took various forms: nominal democracy, but effective control by one leader, one party rule, or direct army rule.
non-democratic regime have always started with the promise of restoring democracy very soon. But once they established themselves, it was very difficult to dislodge them. हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज में, ये रहे वो कंट्रीज के मैप, कि बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, बहुत सारी कंट्रीज में हमने नॉन डेमोक्रेटिक रूल देखा है। और अगर डेमोक्रेसी मिली भी है तो बहुत नॉमिनल डेमोक्रेसी मिली है, एक नाम की डेमोक्रेसी मिली है, कि दुनिया को बता रहे हमारे पास में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी है नहीं। डेमोक्रेसी वो होता है बेटा जहां पे लोगों के पास पावर होती है, लोगों के पास में राइट्स होते हैं। डेमोक्रेसी में चुनाव करवा देना ही सब कुछ नहीं होता है, चुनाव के अलावा भी डेमोक्रेसी की बहुत सारी डेफिनेशन होती है। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपको मल्टीपल चीजें पता होनी चाहिए। अब जब हम देखते हैं कि यहां पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है, जब यहां पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है तो ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वादा करती है कि हम तो कुछ समय के लिए आए हैं भैया, हम कुछ समय के लिए हैं, हम कुछ समय बाद में चुनाव करवा देंगे, हम कुछ समय बाद चुनाव करवाएंगे और फिर डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। ये लोग जब भी पावर में आते हैं तो ये कुछ समय के लिए नहीं आते, बहुत लंबे समय के लिए आते हैं। और दिखती सी बात है कि कोई भी इंसान अपनी पावर क्यों देना चाहेगा? अगर किसी के पास भी पावर होगी तो पावर, सत्ता क्यों देना चाहेगा? हम डेमोक्रेटिक रूल की भी बात करते हैं, जो सरकार में होता है वो अपनी पावर जाने नहीं देना चाहता है। ठीक है, द कंडीशन इंडियाज वेर नॉट वेरी डिफरेंट, द कंडीशंस इंडिया वेर नॉट वेरी डिफरेंट, बट द लीडर्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक अ मोर डिफिकल्ट पाथ. Any another path would have been suppressing for the freedom struggle, was deeply committed to the idea of democracy. Our leaders were conscious of the critical role of politics in any democracy. ठीक है भाई, हमारे यही समस्या भारत के साथ में भी थी, कि भारत में भी तो डर था कि हमारा देश भी तो अलग अलग तरीके से विभाजन हो जाएगा। अरे भारत में तो डाइवर्सिटी भी थी, उन देशों में तो इतनी डाइवर्सिटी भी देखने को नहीं मिल रही थी। उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे लीडर ने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। वो ये बोलते हैं कि अगर डेमोक्रेसी नहीं आई, हमारे लीडर्स उस समय बोलते हैं कि अगर डेमोक्रेसी नहीं आई भारत में तो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमने जितना भी अपना स्ट्रगल किया है वो सब व्यर्थ है। क्योंकि हम फ्रीडम स्ट्रगल में एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, हम बात भी तो यही कर रहे थे कि जो सरकार होनी चाहिए वो लोगों की सरकार होनी चाहिए और ये अंग्रेजों को जाना होगा। अगर अब डेमोक्रेसी नहीं आई भारत में तो फ्रीडम स्ट्रगल का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके चलते हम लोगों ने एक डिफिकल्ट पाथ को चुना, हम लोगों ने तय किया कि हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपना देश चलाएंगे। They did not see politics as a problem. They saw it as way of solving problem. Every society need to decide how it will govern and regulate itself. There are always different policy alternative to choose from. हम लोग देखते हैं कि हमारे लीडर्स पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम नहीं देखते थे जैसे दूसरे लीडर्स देख रहे थे, दूसरे देशों के लीडर देख रहे थे। हमारे देश के नेता पॉलिटिक्स को सॉल्यूशन देख रहे थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन सब का सॉल्यूशन है पॉलिटिक्स। और नो डाउट प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन आपको पॉलिसी अल्टरनेटिव भी तो होते हैं। ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे। आप जब किस पे, आप जब समाधान पर फोकस करोगे तो आपको समस्या दिखेगी ही नहीं। तो समस्या पर हमारे लीडरों ने फोकस नहीं किया, हमारे लीडरों ने समाधान पर फोकस किया। ठीक है, और ये आपके युवा नेता क्या कर रहे हैं? युवा नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। There are different groups with different and conflicting aspiration. How to resolve these differences? Democratic politics is an answer to this question. While competition and power are two visible thing about the politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. This is the route for our leader to decide to take. हमने बात किया कि हमारे यहाँ अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग कंपटीशन है, अलग अलग सोच है। और दिखती सी बात है कि पॉलिटिक्स में आपको क्या दिखता है? पॉलिटिक्स में आपको कंपटीशन और पावर के लिए लड़ाई हमेशा दिखती है। कंपटीशन रहता है पॉलिटिक्स में कि पावर मेरे पास या उसके पास, मेरे पास या उसके पास, और पावर के लिए लड़ाई हम हमेशा देखते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में फिर भी हम कंपटीशन पावर को छोड़ के हम हमेशा ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स में लोगों का भला कैसे किया जा सकता है। और यही इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की खास बात है। हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो सकते हैं, इनकी डिबेट तुमने बहुत बार यूट्यूब पर, बहुत बार मीम्स में सुनी होगी। हमारे यहाँ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मन में नहीं होता है, मन में बातें नहीं आती है।
वही वाली बात है कि मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। ये आप लोग हो जो बीजेपी कांग्रेस करते हो, पता है, अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो यही बीजेपी कांग्रेस, यही दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में लड़ लेती है, बाहर प्रोटेस्ट कर लेती है, लेकिन एक साथ में बैठ के खाना भी खा लेती है पार्लियामेंट की कैंटीन में। यही भारत की डेमोक्रेसी की, यही भारत की पॉलिटिक्स की खूबसूरती है। आप लोग बड़े ऐसे हो जाते हो, उस पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कर दिया, ये मीडिया में कुछ और बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कुछ और कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कुछ और कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मतभेद होते हैं, उनके मन में भेद नहीं होते। वो एट द एंड साथ में ही बैठ के खाना खा लेते हैं पार्लियामेंट की कैंटीन में, और जब किसी की पार्टी या किसी की शादी होती है तो सब पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दी पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड. You remember that constitution was adopted on 26 November 1946 and signed on 24th January 1950 and it came effect into 26 January 1950. आपने पिछले साल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन गया था, साइन 24 जनवरी 1950 को हुआ, एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 से ये इंप्लीमेंट हो गया। कुल मिला के हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से इंप्लीमेंट होते चल रहा है हमारे देश में। देश को आज़ादी मिली 1947 में, संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में। एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। अब अगर आप देखोगे तो ईयर 1947 से लेके जब तक कि हमारे देश को आज़ादी कब मिली, हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में, हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में। अब जब 1947 में देश को आज़ादी मिली है और हमारा संविधान बना 1950 में, हमारा पहला जनरल इलेक्शन, भारत के पहले चुनाव हुए ईयर 1952 में। तो इस पूरे दौरान किसकी सरकार थी, ये सवाल सबके मन में आना चाहिए कि सर भारत को आज़ादी मिली, अंग्रेज जा चुके हैं, संविधान बन रहा है, चुनाव हुए नहीं है, तो उस समय कैसी सरकार थी सर, कैसी सरकार चल रही थी? तो उस समय एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी। क्या चल रही थी भैया? इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब क्या है? एक टेम्पररी गवर्नमेंट कि जब तक भारत में चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट काम करेगी। ये इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने ही चुन ली थी, ठीक है, और ये सरकार चल रही थी, बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी अपना, ठीक है। It was now necessary to install the first democratically elected government of the country. The constitution has laid down the rules. Now the machine has to be put in place. Initially it was thought that it was only a matter of few months. अब बात ये आ गई थी कि इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। अब दिखती सी बात है, जब डेमोक्रेसी की बात की है तो डेमोक्रेसी को लागू भी तो करना होगा। तो शुरुआत में तो सोचा गया कि कुछ दिन का मैटर है, लेकिन ऐसा नहीं लगा। हमें लगा कि डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करने में ज़रा समस्या आएगी, तो हम लोगों ने, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट ने इस पर काम करना स्टार्ट किया कि चुनाव कैसे होंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन जनवरी 1950. Sukumar Sen became the first chief election commissioner. The country's first general election was expected sometime in 1950 itself. भारत का इलेक्शन कमीशन सेटअप होता है ईयर 1950 में, और इन्होंने भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन बने थे और इन्होंने भारत का पहला इलेक्शन कंडक्ट करवाया था। अब 1950 में हमारा इलेक्शन कमीशन सेटअप हो गया है। ये इलेक्शन कमीशन सेटअप हो गया है, सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। अब जैसे इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ, जैसे हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें मिले, तो सबको उम्मीद थी कि अब तो चुनाव हो ही जाएगा। अब चुनाव क्या होगा? अब चुनाव होके रहेगा। बट इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज. होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन or drawing of boundaries of the electoral constituencies. It also required preparing electoral rolls or the list of citizens of eligible to vote. Both these tasks took a lot of time. अब इलेक्शन कमीशन ने लेकिन बोला, अब सबको उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन सेटअप हो गया तो चुनाव हो जाएंगे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। जितना आसान आप समझ रहे हो कि आज इलेक्शन कमीशन बना कल चुनाव हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। उन्होंने बोला कि इलेक्शन होना
और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना में जमीन आसमान का फर्क है। चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव फ्री एंड फेयर होने चाहिए ना, चुनाव फ्री एंड फेयर होने चाहिए चुनाव। तो यहां पे बात हो रही थी कि फ्री एंड फेयर चुनाव होने चाहिए। जब फ्री एंड फेयर चुनाव होंगे तो उसमें हमें बहुत सारे काम करने होंगे। सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन करना होगा। मतलब कि आप जानते हो कि हमारे लोकसभा में आज की तारीख में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी तो नहीं बन गई कि आज कुछ तूफानी करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 2 3 4। हमें पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटना था। ये एक इजी टास्क नहीं था बेटा। उसके बाद में हमें इलेक्टोरल रोल बनाना है। इलेक्टोरल रोल मतलब पूरी लिस्ट बनाना है कि कौन कौन इंसान वोट देगा, कौन कौन इंसान वोट नहीं देगा। इस पूरे टास्क में ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस लेता है। और इलेक्शन कमीशन ने ये बात सामने रखी कि ये 2 टास्क में हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो हमें समय चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। When the first draft of rule was published, it was discovered that name of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. They were simply listed as wife of, daughter of, etc. जब पहली लिस्ट बनी, जब पहली वोटर लिस्ट बन गई है, तो उसमें यह पता चला कि 40 लाख विमेन के नाम ही नहीं है। कैसे नाम थे भैया? जैसे कि नाम हो सीता, या जैसे कि नाम हो, कुछ भी नाम ले लो, जैसे कि नाम हो रीना या टीना, जो भी तुमको नाम अच्छा लगे, ठीक है। अपने महिला मित्र का नाम याद कर लो, जो भी नाम तुमको याद अच्छा लगे। वो नाम की जगह क्या था? वाइफ ऑफ श्री राम किशोर, ठीक है, डॉटर ऑफ दिस। तो वो फीमेल का नाम हो, फीमेल का नाम ना हो कि कैसे नाम हो रहा था? वाइफ ऑफ अपने हस्बैंड के नाम से या अपने पापा के नाम से। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला भैया ये सब नहीं चलेगा, तुमको ध्यान करना, हम बात कर रहे हैं 1947 1950 के भारत की। वहां पे इतना मतलब विमेन्स राइट वाली चीजें नहीं थी उस समय पे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, वो 40 लाख महिलाओं के अपने नाम होने चाहिए, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ से काम नहीं चल पाएगा। The Election Commission refused to accept these entries and order a revision if possible and deletion if necessary. इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम इन 40 लाख वुमेन के लिए फिर से या तो रिवाइज करो या उनके नाम ही हटाओ। हम ऐसे तो नहीं जा सकते हैं, हमें प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। Preparing for the first general election was a mammoth exercise. फर्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए प्रिपेयर करना एक मैनमथ एक्सरसाइज था, मतलब एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज था। भारत का साइज देखो, भारत की आप पॉपुलेशन देखो, इन सब को देखते हुए एक बहुत बड़ी टास्क है भारत का इलेक्शन कंडक्ट करवाना। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैव एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। एट दैट टाइम देयर वाज 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स व्हिच हैज टू इलेक्ट 3200 MLAs एंड 489 मेंबर ऑफ लोकसभा। हम लोग देखते हैं कि इस समय इतने बड़े पैमाने पे कहीं पे भी इलेक्शन नहीं हुआ था। ये जो अमेरिका, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं ना कि हम एक डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से रूल करते हैं, अरे तो उनकी पॉपुलेशन भी तो इतनी सी है, उनकी पॉपुलेशन भी तो इतनी सी है। इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट करवाना कहीं पे भी नहीं हुआ था। भारत में उस समय 17 करोड़ वोटर्स थे। उन 17 करोड़ वोटर्स को 3200 MLA को चुनना था और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को चुनना था। हमारा जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था तब स्टेट और सेंट्रल के इलेक्शन एक साथ में हुए थे। वो तो बाद में ये हुआ कि कहीं पे कोई मुख्यमंत्री ऊपर जाते रहा तो कहीं पे किसी की सरकार गिरती रही, तो सारी टाइमिंग्स मिसमैच हो गई। ये वाली चीज ध्यान है। Only 15% of these eligible voters were literate. Therefore, the Election Commission had to think special method of voting. The Election Commission trained over 3 lakh officer and polling staff to conduct election. उस समय मात्र 15% लोग लिटरेट थे। एजुकेटेड की बात नहीं हो रही बेटा, 15% लोग लिटरेट थे। तो इलेक्शन कमीशन को था कि मुझे लोगों को अवेयर भी तो करना है, मुझे वोटिंग का वो मेथड अपनाना है जो लोगों को समझ में आ जाए, और इसीलिए हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया। ध्यान है क्लास 11th में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसलिए हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया कि ऐसा मेथड अपनाओ जो सबको समझ में आए। अब सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो चुनाव नहीं करवा सकते ना बेटा, तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने करीब करीब 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग भी दी पोलिंग में, मतलब वो बूथ में जहां वोटिंग हो रही, वो चुनाव कैसे होंगे, काउंटिंग कैसे होगी, तो करीब करीब 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ी। एक अकेले सुकुमार सेन तो सारा का सारा काम नहीं कर सकते 17 करोड़ लोगों का, तो हमने वहां पे लोगों को ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट की।
It was not just the size of country and electorate that made this election unusual. The first general election was also the first big test of democracy in poor and illiterate country. ये सिर्फ साइज की बात नहीं है कि देश का साइज इतना बड़ा है या वोटर्स बहुत ज्यादा है, ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड की नजर थी कि एक इलिटरेट देश, एक गरीब देश में क्या डेमोक्रेसी आ सकती है। पूरा वर्ल्ड भारत को देख रहा था, तो ये भारत के लिए चैलेंज भी था बेटा कि क्या भारत में डेमोक्रेसी आ सकती है। Till then, democracy existed only in prosperous countries, mainly in Europe and North America, where nearly everyone was literate. By that time, many countries in Europe had not given voting rights to all women. But in this context, India's experiment with universal adult franchise appeared very bold and risky. उस समय हम लोग देख रहे थे कि डेमोक्रेसी सिर्फ अमीर देश का था भैया, कि अमीर देश है जहां पे लोग पढ़े लिखे हैं वहीं पे डेमोक्रेसी रहेगी। और तुमको इन अमीर देश के बारे में बताता हूं, ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें मारते ना, इन्होंने अपनी महिलाओं को भी वोटिंग राइट नहीं दी थी। पता है, इनके यहाँ पे महिलाओं को वोटिंग राइट के लिए उन्होंने एक स्ट्रगल लड़ा, वहां की विमेन्स ने स्ट्रगल लड़ा। वहां पे पहले सिर्फ मेन को वोटिंग राइट थी, फिर बाद में विमेन को मिली। अरे इनसे अच्छा तो भारत है कि भले ही हम उस समय गरीब थे, भले ही हम उस समय इलिटरेट थे, लेकिन हमने वोटिंग राइट्स दी तो सबको दी, मेन विमेन सबको दी। और इसी के चलते हम इस एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते रहे। वो कहते हैं ना कि नीयत साफ होती तो ऊपर वाला भी साथ दे देता है, ठीक है। तो उस समय कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी। ये दो पिक्चर ये दिखा रही है कि विदेश में तुमको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा था कि ये बोलते थे ओह वी हैव डेमोक्रेसी, या वी हैव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये बड़े सीन भर रहे थे और उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, समस्याएं आएंगी लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, तो चीजें बहुत बेहतर होती रहेंगी। आई थिंक इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है भैया। आगे देखते हैं। एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री। ऑर्गेनाइजर अ मैगजीन रोट जवाहरलाल नेहरू would live to convince the failure of universal adult franchise। एक इंडियन एडिटर बोलते हैं कि भारत के इलेक्शन बिगेस्ट गैम्बल है, सबसे बड़ा छलावा है, आज तक का सबसे बड़ा छलावा होगा भारत का इलेक्शन। एक और एडिटर एक ऑर्गेनाइजर है जो मैगजीन के, वो क्या बोल रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू से बोल रहे कि जवाहरलाल नेहरू रोएंगे। किस पे रोएंगे भैया? फेलियर पर रोएंगे। किसके फेलियर पर? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के फेलियर पर रोएंगे कि यहाँ पे मेन विमेन गरीब अमीर सबको राइट दे दी। ये रोएंगे क्योंकि ये फेल हो जाएगा। अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज क्लेम दैट फ्यूचर एंड मोर एनलाइटन एज विल व्यू दैट एस्टॉनिशमेंट the absurd phrase of recording the votes of million of illiterate people। एक ब्रिटिश मेंबर जो थे, जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज में थे, वो बोलते हैं कि वो भी हंसते हैं, मतलब एक तरीके से भारत पर हंसते हैं कि मिलियंस ऑफ इलिटरेट लोगों से वोट लिया गया, ऐसी कैसी डेमोक्रेसी। तो तुम समझ रहे हो उस समय पूरे वर्ल्ड में कैसा माहौल था। उस समय पूरे वर्ल्ड में माहौल था इंडिया के अगेंस्ट में। हम जब कुछ भी अच्छा करते ना तो सहन नहीं होती ना उन लोगों को, ठीक है। तो ये जो पूरा जो माहौल चल रहा था, ये पूरा माहौल एकदम इंडिया के अगेंस्ट में चल रहा था भाई साहब। The election has to be postponed twice and finally from October 1951 to February 1952, but this election is referred to as 1952 election since most part of the country voted in January 1952। हम लोग देखते हैं कि हमारा इलेक्शन 2 बार पोस्टपोन किए गए। क्यों पोस्टपोन किए गए? वही डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल रोल, 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना, इतने सारी पॉपुलेशन में इलेक्शन कंडक्ट करवाना, तो इसके चलते बहुत सारी समस्या आ रही थी। तो हमने बात तो की थी कि 1950 में इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन वो इलेक्शन धीरे 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 पोस्टपोन हुए। लेकिन फाइनली हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में इलेक्शन होते हैं और 1952 में हमारे देश में सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट हो जाते हैं भाई साहब। It took 6 months for campaigning, polling and counting to be completed. Elections were competitive. There were on an average more than 4 candidates for a seat. ये करीब करीब 6 महीने लगे। किस में 6 महीने लगे भैया? पोलिंग, वोटिंग, काउंटिंग, इन सब में करीब करीब 6 महीने लगे। इलेक्शंस बड़े ही कॉम्पिटिटिव थे। करीब करीब एक सीट पे कम से कम 4 लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। मतलब कि लोगों के पास में एटलीस्ट 4 कैंडिडेट के तो ऑप्शन थे ही कि इसको वोट करूं, इसको करूं, इसको करूं या इसको करूं। तो हम अपने इलेक्शन को क्या बोलते हैं? हम अपने इलेक्शन को एक बड़े ही कॉम्पिटिटिव इलेक्शन बोलते हैं। The level of participation was encouraging. More than half of the eligible voters turn out to be vote on the day of elections. When the results were declared, they were accepted as free and fair even by the losers.
हम लोगों ने देखा कि पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा था, आधे से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग करी, जो कि पहले जनरल इलेक्शंस के मुकाबले बहुत बढ़िया है कि आधे से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग करी। और जो रिजल्ट भी आया, रिजल्ट सभी ने स्वीकार किया, जो हारे वो भी स्वीकार करे, जो जीते वो तो स्वीकार करना ही था। The Indian experiment has proved the critics wrong. The Times of India held that polls have confounded all the skeptics who thought the introduction of adult franchise too risky an experiment in this country. और इंडियन एक्सपेरिमेंट ने सभी क्रिटिक्स, मतलब जो लोग क्रिटिसाइज करते, जो लोग आलोचना कर रहे थे हमारे इलेक्शन की, इन सभी को क्या किया, इन सभी को नकार दिया। जो लोग बड़े स्केप्टिक्स थे, जो लोग बड़े शक में थे कि भारत में कैसे इलेक्शन हो जाएंगे, उन सभी को भारत ने एक मैसेज दिया कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं और हम शानदार तरीके से इलेक्शन करवा सकते हैं और हम एक डेमोक्रेटिक देश बन के दिखाएंगे। ठीक है भाई, चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग में क्या है? अब बारी है चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग को समझने के लिए। आज का जो भारत है और आज जैसे वोटिंग हो रही है, जरूरी नहीं है ना मेरे लाल कि वैसे ही वोटिंग ईयर 1952 में भी हुई होगी। जैसे जैसे समय बदला है, वैसे वैसे हमारे वोटिंग, हमारे इलेक्शन के तरीके में भी बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी के साथ में हमने भी चीज़ें बदली है। तो जरा समझते हैं हम पहली वोटिंग कैसे थी, पहली वोटिंग कैसी हुई, उसके बाद में कैसी हुई। तो जरा मैं आपको इसका पूरा एक क्रक्स बता रहा हूँ। यहाँ पे एक पंजाब के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, मतलब कि जो पंजाब में एक पोलिंग बूथ पे जो सारा देख रहे थे कि कैसे चुनाव हो रहे हैं, कैसे वोटिंग हो रही है, अपन उनकी जुबानी कहानी समझते हैं। जब पहला चुनाव हुआ था तब क्या हुआ था बेटा, तब एक खाली पेपर, जो ब्लैंक पेपर आते हैं, वो ब्लैंक पेपर लोगों को दे दिए गए थे। उस ब्लैंक पेपर पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर थे। अब आपको जिसको वोट करना है, आप क्या करो, आप वो खाली पेपर उस डब्बे में डाल दो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने बताया कि एक सीट के लिए करीब करीब 4 लोग थे, एक सीट के लिए करीब करीब 4 लोग थे। अब आप हो वोटर, ठीक है, तो आपको वो खाली पेपर दे दिया है जिसपे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर है। ठीक, अब यहां पे मैं बोल रहा हूं, यहां पे चार डब्बे रख दिए गए। 4 स्टील के क्या किए गए भैया, यहां पे 4 स्टील के डब्बे रख दिए गए। ये 4 स्टील के डब्बों को ऐसे बांध के वहां पे रख दिया गया। अब यहां पे क्या होता है, आपको जिसको भी वोट करना है उसके डब्बे में आप जाके क्या करोगे, उसके डब्बे में जाके आप वो आपका पेपर डाल दोगे, उसका नाम लिख के आप वो पेपर क्या करोगे, आप वो पेपर वहां पर डाल दोगे। हर डब्बे के बाहर कुछ इस तरीके से, यहां पे आप पढ़ोगे कि कुछ इस तरीके से क्या है, इस तरीके से वो था कि डब्बे में आपका नंबर, एक जो कैंडिडेट का मतलब जो नंबर है वो नंबर, फिर उसके बाद में हिंदी में नाम, पंजाबी में नाम, उर्दू में नाम लिखा गया था। पंजाब था तो पंजाबी में नाम लिखा गया। इसको ऐसी एक तख्ती के अंदर उस पेपर को और वायर से बांध करके क्या किया, उसको हर डब्बे के बाहर रख दिया गया और डब्बे के अंदर भी एक एक रख दिया गया। जब हो जा रहा था, जब सब लोगों की वोटिंग हो जा रही थी, तो ये डब्बों को उठा के और आखिरी दिन काउंटिंग हो जा रही थी। तो पहले जनरल इलेक्शन में कुछ इस तरीके से काम हुआ। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि पहले और दूसरे जनरल इलेक्शन के बाद में हम लोग देखते हैं कि फिर जो बैलेट पेपर मिल रहे थे, मतलब जो कागज मिल रहे थे, उस कागज पर ही क्या था, उस कागज पर ही सारे कैंडिडेट के नाम थे। बस लोगों को जानना था, लोगों को टिक करना था कि हाँ मैं इसको वोट दे रहा हूं। और फिर हम उसके बाद में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती है। ये आप जानते हो कि ये ईवीएम आ गया है। इस ईवीएम में आप बटन दबाओ, आपको जो अच्छा लग रहा है, और आपका वोट ऑटोमेटिकली डल गया है। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से भी हमने यहाँ पर हमारे वोटिंग में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बारी आती है, पहला जनरल इलेक्शन हो गया, पहला जनरल इलेक्शन के साथ नतीजे भी आ गए हैं। पहले जनरल इलेक्शन हो गया, पहला जनरल इलेक्शन का नतीजा आ गया। पहले जनरल इलेक्शन में क्या क्या समस्या थी वो बता दी मैंने, वोटिंग का मेथड कैसे कैसे बदला वो बता दिया है। अब पहले जनरल इलेक्शन का नतीजे में सबको पता है कि कांग्रेस जीती है। तो जरा अपन इसको ध्यान से समझते हैं कि कांग्रेस क्यों जीती, क्या हुआ, जरा अपन ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस डोमिनेंस इन दी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, पहले 3 जनरल इलेक्शन में हमें कांग्रेस का डोमिनेंस देखने को मिलता है। जहां देखोगे वहां क्या देखने को मिलता है, जहां देखोगे वहां कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, चाहे स्टेट लेवल पे देखोगे चाहे सेंट्रल लेवल पे देखोगे, हमें कांग्रेस दिखती है। The election of the first general election did not surprise anyone. The Indian National Congress was expected to win this election.
The Congress Party, as it was popularly known, had inherited the legacy of national movement. It was the only party then to have an organization spread all over the country. पहले जनरल इलेक्शन के रिजल्ट ने किसी को सरप्राइज नहीं किया। ये सब लोग जानते थे देश में कि पहले जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ही जीतेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में लेगेसी चली आ रही थी नेशनल मूवमेंट की। नेशनल मूवमेंट में जो कांग्रेस का रोल रहा है और अधिकतर लीडर कांग्रेस में थे, इसकी वजह से कांग्रेस का जीतना स्वाभाविक सी बात थी। यहां पे हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का उस समय पूरे देश में वर्चस्व था। कोई और अगर पॉलिटिकल पार्टीज थी भी तो वो और पॉलिटिकल पार्टी पूरे पैन इंडिया लेवल पर नहीं थी। वो और पॉलिटिकल पार्टी छोटे छोटे, कहीं जिले में तो कहीं स्टेट में तो एक कोई पर्टिकुलर एरिया में फेमस थी। लेकिन कांग्रेस उस समय पैन इंडिया लेवल पे कांग्रेस का एक तरीके से पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था। एंड finally, in the Jawaharlal Nehru, the party had the most popular and charismatic leader in the Indian politics. He had led the Congress campaign and toured through the country. When the final result was declared, the extent of victory of Congress did surprise many. हम लोग देखते हैं और फाइनली पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जैसी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, मतलब एक तरीके से ऐसी पर्सनालिटी जो कि लोगों को लुभा दे, उनके वादे देश को लेके कि हम देश निर्माण में कुछ इस तरीके से अपना योगदान देंगे, वो और उन्होंने फिर पूरे देश में टूर किया। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ तो ऐसे ही कर दो, उन्होंने पूरे देश में टूर किया, चुनाव प्रचार किया और फाइनली रिजल्ट आते हैं। जब रिजल्ट आ ही गया, कांग्रेस की जीत ही हो गई, तो कांग्रेस की जो जीत हुई थी, जिस मार्जिन से जीत हुई थी, उस मार्जिन ने सबको चौंका दिया। द पार्टी वॉन 364 ऑफ द 489 सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा एंड फिनिश्ड away ahead of many other challenger. The Communist Party of India, that came next in terms of seat, won only 16 seats. The state elections were held with the Lok Sabha election. कांग्रेस 489 सीट्स, उस समय लोकसभा की 489 सीट्स थी, 489 सीट्स में से कांग्रेस 364 सीट्स अकेला जीत गया। ये एक हैरानी वाली बात थी। पहले नंबर पे कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली थी बेटा, दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सीट मिली थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीट मिली थी। मतलब पहली पॉलिटिकल पार्टी को 364 सीट्स मिली है, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसे मात्र 16 सीट्स मिली है। लेकिन 16 सीट्स किसको मिली है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीट्स मिली है। उस समय केंद्र और राज्य सरकार के जो इलेक्शन है वो एक साथ में ही हुए थे। The Congress scored big victory in those elections as well. It won majority of the seat in except Travancore, Cochin, the part of today's Kerala, Madras and Orissa. हम लोग देख रहे हैं कि उस समय कांग्रेस को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स मिली थी। उस समय कांग्रेस को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स स्टेट्स में भी मिली थी। स्टेट्स में भी जितनी सीट्स थी तो 3-4 सीट्स तो अकेला कांग्रेस ही लेके चले जा रहा था। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि केरला वाला एरिया और मद्रास ओडिशा वाले एरिया में हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस को थोड़ी सी कम सीट मिलती है दूसरे एरिया के मुकाबले। Finally, in these states, the Congress formed the government. So the party ruled all over the country at the national and state level. As expected, Jawaharlal Nehru became the first prime minister after the general election. उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भले कांग्रेस को कम सीट मिली हो, फिर भी कांग्रेस ने पूरे देश पर रूल किया। कांग्रेस ने भी राज्य में अपनी सरकारें बना ली है और पूरे देश में देखते हैं कि राज्य के लेवल पे भी और स्टेट के लेवल पे भी कांग्रेस की सरकार बेहतरीन से चल रही थी। हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। तो जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की स्थिति कैसे हो जाती है कि आओ गरबा करते वो तो खुशी से झूम उठे कि पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरे देश में अपनी ही सरकार है। ठीक है, look at the electoral map. This will give you the sense of dominance of Congress during the period of 1952 to 1962. आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखो, ये जहां जहां पे पीला कलर है वहां वहां कांग्रेस ने रूल किया है। तो ये समझ में आता है कि जब देश को आज़ादी मिली थी तो पहले 10 साल कांग्रेस ने हर जगह पे रूल किया है, सिर्फ कुछ जगह को छोड़ दो तो कांग्रेस का डोमिनेंस पहले 10 साल में अपने को इतना भयंकर देखने को मिलता है। In the second and the third general election held in 1957 and 1962 respectively, the Congress maintained the same position in Lok Sabha by winning 3/4 of the seat. None of the opposition party could win even 1/10 number of seat won by the Congress. In the state assembly election, the Congress did not get majority in few cases. The most significant case
was in Kerala in 1957 when a coalition led by CPI formed the government. Apart from the exception like this, the Congress controlled national and all the state government. जब हम बात करते हैं अगले चुनाव की, जब पहला चुनाव 1952 में हुआ है, तो अगले चुनाव 1957 और 1962 की बात करते हैं, तब भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का वर्चस्व वैसा ही रहता है। लेकिन पहला स्टेट 1957 में हम लोग देखते हैं कि केरला एक पहला स्टेट बनता है जहां पे कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है। 1952 में तो केरला में भी कांग्रेस की सरकार रहती है, लेकिन 1957 में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस चुनाव हार जाती है और यहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। कम्युनिस्ट पार्टी और एक और पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग मिलके क्या करते, कोएलिशन सरकार बनाते। लेकिन हम लोग देखते कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कहां पे, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केरला में फॉर्म हो गई थी। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे एक दो स्टेट को छोड़ दोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि हमें उस समय फिर भी हमें कांग्रेस का वर्चस्व देखने को मिलेगा। The extent of victory of Congress was artificially boosted by our electoral system. The Congress won 3 of the 4 seat, but it did not get half of the vote. यहां पे एक चीज और है कि कांग्रेस को हर जगह हम लोग देख रहे थे कि 3/4 सीट मिलती चले जा रही थी। मतलब 75% सीट्स क्या है, 75% सीट्स हर जगह कांग्रेस लेके चले जा रहा था। और जो अपोजिशन है वो कांग्रेस के मुकाबले, 1/10 सीट भी हासिल नहीं कर पा रहा था। अच्छा, अब जो कांग्रेस की जो जीत है, इसमें कहीं ना कहीं आपको अपने इलेक्टोरल सिस्टम को भी क्या कहना होगा, इलेक्टोरल सिस्टम का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल है। अब आप पढ़ के आए हो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम ये नहीं कहता है कि आपके पास 50% वोट होना चाहिए। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम ये कहता है कि आपके पास बस दूसरों से ज्यादा होना चाहिए। मान लो कम्युनिस्ट पार्टी के पास में 9 है, 9 वोट्स मिले और कांग्रेस को 10 मिले, तो जीतेगा कौन, कांग्रेस जीतेगी। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या कहता है कि आपके पास 50% वोट होंगे तब आप जीतोगे। तो हम लोग ये देखते हैं भैया कि यहां पर जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, इसकी वजह से भी कांग्रेस की जीत हुई है, क्योंकि कांग्रेस को जितनी सीट मिली है उसके मुकाबले कांग्रेस को उतने वोट नहीं मिले थे। ठीक है, इन 1952 फॉर एन एग्जांपल द कांग्रेस ऑब्टेन 45% of the total vote, but it managed to win 74% of the seat. The Socialist Party, the second largest party in terms of vote, secured more than 10% of vote all over the country, but it could not even win 3% of the seats. जैसे कि एग्जाम्पल 1952 का ही ले लो कि कांग्रेस को मात्र 45% वोट मिले थे, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस को लगभग 74% सीट मिल गई थी। और वहीं हम लोग देखें कि सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट मिले, फिर भी मात्र 3% से कम सीट मिली है। कांग्रेस के बाद में किसी को सबसे ज्यादा सीट मिली थी तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, जबकि वोट के टर्म्स में देखोगे तो सोशलिस्ट पार्टी। ऐसा क्यों हुआ, तो ये सब आप जानते हो कि आपको ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की चीजें ऑलरेडी पढ़ाई गई थी। In this system of election that has been adopted in our country, the party had get more votes than other tend to get much more than its proportional share. This is exactly what work in the favor of Congress. If we add up the votes of all the non-Congress candidates, it was more than that of Congress. But non-Congress votes were divided between different rival parties and candidates. So Congress was still a way ahead of all opposition and managed to win. यह फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम की देन है। यहां पे वही बताया कि अगर आप नॉन कांग्रेस के वोट्स को कंपेयर करोगे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि यहां पे ये 4 कैंडिडेट है, यहां पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे केस में ये 4 कैंडिडेट है, तो ये 4 कैंडिडेट में ये वाला इंसान जो है, ये वाला इंसान कांग्रेस का है, तो इसको मिले होंगे 30 वोट। लेकिन अगर आप इन तीनों के टोटल करोगे तो तीनों के टोटल में 70 निकल रहे हैं। तो अगर आप नॉन कांग्रेस वोट देखोगे तो ये ज्यादा निकल रहे हैं, लेकिन वोट बढ़ जा रहा है जब इंसान वोट दे रहा है। अगर ये तीनों की जगह एक इंसान इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता तो ऑफकोर्स कांग्रेस चुनाव हार जाती, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों ने चुनाव कॉन्टेस्ट किया, सबके वोट बढ़ गए और फेवर अल्टीमेटली कांग्रेस को मिल गया और कांग्रेस यहां पे क्या हो गई, कांग्रेस यहां पर जीत गई। तो ये कहीं ना कहीं अपना एक इलेक्टोरल सिस्टम भी तुम्हें दिखाता है। ठीक है, अब बारी आती है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। इंडिया इज नॉट ओनली कंट्री टू एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी. If we look around the world, we find many examples of one party dominance.
भारत ही एक ऐसी कंट्री नहीं है बेटा जहां पे कि एक किसी कंट्री ने डोमिनेट किया हो। यहां पे तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हें बताना चाह रही है कि भारत ही कोई एक ऐसी कंट्री नहीं है बेटा कि जहां पे क्या, जहां पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस हो। ऐसे वर्ल्ड में और भी बहुत सारी कंट्री है जहां पे कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस रहा है, ठीक है। बट देर इज अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दीज एंड इंडियन एक्सपीरियंस। इन रेस्ट ऑफ द केसेस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वॉज ensured by compromising democracy. In some countries like China, Cuba, and Syria, the constitution permit only a single party to rule the country. Even the countries like Myanmar, Belarus, Egypt are effectively one-party state due to legal and military measures. Until few years ago, Mexico, South Korea, and Taiwan were also effectively one-party dominant state. लेकिन भारत का वन पार्टी रूल को आप दूसरी कंट्री के वन पार्टी रूल से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हम इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि भारत में जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने रूल किया है, वैसे वर्ल्ड में और भी बहुत सारी कंट्री है जहां पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने रूल किया है, लेकिन फिर भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? जैसे कि अगर हम बात करें, कहां की बात करें भैया, चाइना, क्यूबा, सीरिया की बात करें, तो ये लोग ऑफिशियली एक पार्टी को एक पॉइंट पे परमिट कर रहे थे कि हमारी कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी रह सकती है। तो इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, इन कंट्रीज में कहीं ना कहीं ये लोग अपनी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में तो हमने सबको छूट दी ना कि आओ पॉलिटिकल बनाओ, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो, लेकिन आप चुनाव लड़ो। तो भारत में एक पार्टी का होना मतलब ये नहीं कि हमारी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है, जी नहीं, हमारी डेमोक्रेसी कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। वहीं अगर हम लोग देखें कि इजिप्ट में देखें या फिर हम मैक्सिको वगैरह में देखें, ताइवान में देखें, तो यहां पर भी बहुत समय तक क्या चला, यहां पर भी बहुत समय तक ओनली वन पार्टी रूल ही चला है। लेकिन इनका वन पार्टी रूल और हमारे वन पार्टी रूल में डिफरेंस है। हमने कभी भी अपने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल से क्या किया है, हमने कभी भी अपने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इन कंट्रीज ने क्या किया है, इन कंट्रीज ने अपने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज किया है। What distinguished the dominance of Congress party in India from all over the cases? Was it happen under democratic condition? ऐसा क्यों है भारत में, ऐसा क्यों कि भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने रूल कर गई, और भारत कैसे डिफरेंट है दूसरी कंट्री से, जरा आप इसे समझते हैं। Many party contested election in condition of free and fair election, and yet Congress managed to win the election after the election. This was similar to the dominance of African National Congress has enjoyed in South Africa after the end of apartheid. हम लोगों ने देखा कि भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव लड़ा था, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस चुनाव जीत गई। सेम ऐसा केस एक और जगह हुआ था। कहां पे हुआ था भैया? सेम ऐसा केस हुआ था अफ्रीका में। हम लोग देखते हैं साउथ अफ्रीका में क्या होता है। साउथ अफ्रीका में देखते हैं कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस चुनाव जीतती है। कब? वहां पे जब अपार्थाइड रिजीम, जब ये गोले कार्य का ये जो भेदभाव चल रहा था, इसको लेके जो पूरा स्ट्रगल खत्म हुआ है, इसके बाद में जब वहां पे चुनाव होते तब हम वहां पे देखते हैं कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को भी बहुत बड़ी जीत मिलती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जरा अपन इसे समझते हैं। The root of extraordinary success of Congress party goes back to the legacy of freedom struggle. Congress was seen as an inheritor of the national movement. Many leaders who were the forefront of the struggle were now contesting election as Congress candidate. कांग्रेस की जीत, भारत में कांग्रेस की जीत का एक ही कारण है, लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो भारत का रोल रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो भारत का रोल रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि लोगों ने कांग्रेस को दबा के वोट दिया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो लोग भी भले कांग्रेस में ना हो, जो लोग भले कांग्रेस में ना हो, और उन लोगों ने अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना योगदान दिया था, तो बाद में जब चुनाव की बारी आई थी तो सब लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे। तो जितने भी लीडर्स थे, अच्छे अच्छे लीडर्स थे, वो सारे के सारे लीडर्स कहाँ पे चले गए बेटा? वो सारे के सारे लीडर्स कांग्रेस में चले गए। तो कांग्रेस का जीतना स्वाभाविक सी बात है। The Congress was already a well-organized party, and by the time the other party could even think of strategy, the Congress has already started the campaign. उस समय कांग्रेस क्या था? उस समय कांग्रेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। उस समय कांग्रेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, तो कांग्रेस को ऑलरेडी सब कुछ पता था।
उस समय अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आ भी रही थी, वो स्ट्रैटेजी बना भी रही थी, तो तब तक तो कांग्रेस चुनाव जीत चुकी थी। क्योंकि नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, वो स्ट्रैटेजी बना रही है, पूरे देश में अपना सब कुछ फैलाएगी, इतने में तो कांग्रेस जीत जाएगी ना, क्योंकि कांग्रेस का पूरे देश में वर्चस्व था। तो हमने यहां पे क्या देखा, कांग्रेस क्यों जीत रही थी? कांग्रेस इसलिए जीत रही थी, लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सारे लीडर्स जो थे वो सब कुछ कांग्रेस में आ गए थे। उसके बाद में हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। ये 3 पॉइंट्स अभी तक ध्यान रखना है तुमको, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। In fact, many parties were formed only around independence or after that. Thus, the Congress has the first of block advantage. हम लोग देख रहे थे और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी वो इंडिपेंडेंस के आसपास या इंडिपेंडेंस के बाद बनी थी, तो कांग्रेस के पास फर्स्ट ऑफ ब्लॉक एडवांटेज था, मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। वो है ना कि जो पहले कर लेगा उसको ज्यादा फायदा है। ये कहानी तुमने भी सुनी होगी कि जो पहले कर लेगा बेटा उसको ज्यादा फायदा है, तो जो सबसे पहले कर लेगा उसको सबसे ज्यादा फायदा है। तो दिखती सी बात है कि कांग्रेस सबसे ऑलरेडी पहले कर चुका था, कांग्रेस सबसे पहले ही आगे था, अपनी पार्टी बनी हुई थी, तो कांग्रेस को फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज, फर्स्ट ऑफ द मूवर एडवांटेज था। By the time of independence, party has not only spread across the length and breadth of country as we have seen in the maps, but also has an organizational network down to the local level. Most importantly, as Congress was still recently a national movement, and as Congress was recently a national movement, its nature was all inclusive. All factors contributed to the dominance of Congress party. हम लोग ये देखते हैं कि उस समय कांग्रेस का वर्चस्व, सिर्फ अगर आप कंट्री की लेंथ और ब्रेथ से देखोगे तो सारी जगह तो कांग्रेस था ही, लेकिन लोकल लेवल पे भी क्या था, लोकल लेवल पे भी कांग्रेस का बहुत अच्छा ग्राउंड नेटवर्क था। गांव गांव में कांग्रेस के कोई ना कोई एजेंट, कांग्रेस के कोई ना कोई लोग थे जो कि कहीं ना कहीं ऊपर खबर देते रहते थे कि ये मुद्दा है, ऐसा है, ये है। और उसके बाद जब हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट में साथ दिया है, तो दिखती सी बात है कांग्रेस का कैरेक्टर इंक्लूसिव होगा। इंक्लूसिव मतलब हर समाज के सभी वर्ग के लोग होंगे कांग्रेस में, और उस इंक्लूसिव नेचर मतलब सबको साथ में लेके चलने वाला नेचर ने भी कांग्रेस को जीत दिलवाई है। ठीक है भाई साहब, ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई है। तो हमने नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस पढ़ लिया, फिर हमने ये वाली फर्स्ट कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन पढ़ लिया, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस की कांग्रेस क्यों डोमिनेंस कर रही है। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा, कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, जिसमें कि हमने पूरा पढ़ा कि कांग्रेस को कितनी कितनी सीट मिली थी, अपोजिशन को क्यों नहीं मिली, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। फिर नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस में हमने ये पढ़ा कि कांग्रेस क्यों जीत रही थी, रीजन, और हमने कंपेयर किया। क्या कंपेयर किया भैया, हमने कंपेयर किया कि इंडिया का वन पार्टी डोमिनेंस कैसे दूसरी कंट्री के वन पार्टी डोमिनेंस से डिफरेंट है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। कोएलिशन मतलब क्या होता है कि जहां पे 2-4 लोग साथ में आ रहे हो, जहां पर 2-4 आइडियोलॉजी साथ में आ रही हो, मतलब मेल मिलाप। जब 2-3 लोग साथ में आ रहे हो, 2-3 आइडियोलॉजी साथ में आ रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोएलिशन, उसको हम बोलते हैं कोएलिशन। ठीक है, You have already studied the history of how Congress evolved from its origin in 1885 as a pressure group from a newly educated professional and commercial class to a mass movement in 20th century. आप लोगों ने ये हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा कि 1885 से जब से कांग्रेस बना है, तो कांग्रेस एक तरीके से पहले एक छोटा सा ग्रुप हुआ करता था, फिर कांग्रेस जो बना वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना, लेकिन पढ़े लिखे थोड़े से अमीर लोगों की पॉलिटिकल पार्टी बनी। फिर जब हम आगे बढ़ते तो अपने को पता चलता है कि कांग्रेस एक मास पॉलिटिकल पार्टी बन गई, जहां पे सभी लोग साथ में आ गए, सभी लोग इस पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ते चले गए। This has laid the basis of eventual transformation into a mass political party and its subsequent domination of the political system. और इसके चलते हम लोग देखते हैं, ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के चलते हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो मास पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। सभी लोग कांग्रेस में आ रहे थे, और सभी लोग जब कांग्रेस में आ रहे थे तो इसका नतीजा आपको चुनाव के रिजल्ट में दिखता है, इसका नतीजा आपको चुनाव के रिजल्ट में दिखता है। Thus the Congress began as a party dominated by this English speaking upper caste, upper middle class and urban elite, but every civil disobedience movement launched it has social based widen. It brought together diverse group whose interests were often contradictory.
हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस जो था वो इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लास एकदम एलाइट शहर में रहने वाले एलाइट मतलब शहर में रहने वाले अमीर लोगों की पार्टी बनी थी। लेकिन जब जब कांग्रेस ने एक नया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब जब जब कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ एक नया आंदोलन छेड़ा तब तब कांग्रेस का बेस बढ़ते चले गया। तब तक हम लोग देखने लग गए कि हर आंदोलन में कांग्रेस और लोगों को जोड़ते चले गया और लोगों को जोड़ते चले गया। तो जो कांग्रेस का जो सोशल बेस था ना मतलब समाज में जो सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप थे अमीर अमीर को छोड़ के कांग्रेस आदिवासी किसान सबको टारगेट करने लग गया और सारे के सारे लोग क्या है सारे के सारे लोग कांग्रेस में आने लग गए। पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट अर्बन ड्वेलर्स विलेजर्स वर्कर्स मिडिल लोअर एंड अपर क्लासेस एंड कास्ट ऑल फाउंड स्पेस इन कांग्रेस। हम लोग देख रहे थे पीजेंट हो इंडस्ट्रियलिस्ट हो शहर में रहने वाले गरीब हो शहर में रहने वाले अमीर हो विलेजर्स हो वर्कर हो सभी लोग अपनी जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस में पा रहे थे। सभी लोग अपनी जगह कहीं ना कहीं क्या है अपनी जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस में पा रहे थे। ग्रेजुअली इट लीडरशिप ऑल्सो एक्सपांडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर विथ रूरल ओरिएंटेशन। अब जब सब लोग कांग्रेस में आ रहे थे तो दिखती सी बात है कि जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उसमें भी चेंज आने लग गया। पहले ये लीडरशिप सिर्फ अमीर अपर क्लास और अपर कास्ट ही होल्ड करते थे लेकिन फिर हम देखने लग गए कि इस लीडरशिप में भी हम लोग रूरल ओरिएंटेशन गांव के लोगों की सोच वाले लोग आने लग गए या हम लोग देख रहे थे जो लोअर कास्ट के लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं वो लोग भी कांग्रेस की लीडरशिप में आ रहे थे। तो हम इससे ये समझ रहे हैं कि जो कांग्रेस का जो बेस जो इतना सा था वो बेस धीरे 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 क्या हो रहा है वो बेस धीरे 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 कांग्रेस एक्सपैंड कर रही है वो बेस धीरे धीरे कांग्रेस एक्सपैंड कर रही है। By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow-like social coalition, broadly representing India's diversity in terms of classes and caste, religion, language and various interests. आज़ादी के आते आते वक्त कांग्रेस एक तरीके से हमें सोशल कोएलिशन रेनबो लाइक सोशल कोएलिशन की तरह दिखती है। रेनबो लाइक सोशल कोएलिशन मतलब जैसे कि आप रेनबो को दिखते हो बहुत सारे कलर्स मिलकर रेनबो को बनाते हैं और इसके चलते ये रेनबो हमें बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे ही कांग्रेस भी रेनबो की तरीके हो गया था कि कांग्रेस आज़ादी के वक्त सभी वर्ग के लोग हैं समाज के सभी सेक्शन के लोग हैं अमीर हो या गरीब शहर में रहने वाला हो या गाँव में रहने वाला हो पैसा वाला हो या गरीब सभी लोग साथ में आ रहे हैं सभी लोग मिलकर कांग्रेस को चला रहे हैं सभी लोग लीडरशिप की भी पोजीशन में। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कांग्रेस क्या हो गया था कांग्रेस एक तरीके से रेनबो लाइक सोशल कोएलिशन मतलब समाज में हर वर्ग के लोग हैं हर लैंग्वेज के लोग हैं हर रिलीजन के लोग हैं सभी के सभी कहाँ पे सभी के सभी कहाँ पे सभी के सभी कांग्रेस में हैं। और ये सोशल कोएलिशन पे बेटा सवाल आता है तो इस चीज को ध्यान रखना है अपने को। ठीक है भाई साहब। Many of these groups merged their identity within the Congress. Very often, they did not and continue to exist within the Congress as a group and individual holding different belief. हम लोग देख रहे थे कि उस समय बहुत सारे अलग अलग जब ग्रुप्स आ रहे थे जब उस समय हम लोग देख रहे थे कि समाज के अलग अलग सेक्शंस के लोग कांग्रेस में जुड़ रहे थे तो बहुत सारे ये जो ग्रुप्स थे ना ये ग्रुप्स कांग्रेस में क्या है ये ग्रुप्स सब लोग कांग्रेस में जुड़ते चले जा रहे थे और ये अपनी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं कांग्रेस की आइडेंटिटी में मेल मिलाप देख रहे थे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कांग्रेस में जो लोग हैं उन सबकी डिफरेंट बिलीव्स हैं। कोई बोल रहा है कि हिंदी होनी चाहिए तो कोई बोल रहा है कि नहीं सभी लैंग्वेज होनी चाहिए सबकी अलग अलग बिलीव्स है। तो हम ये देख रहे थे कि कांग्रेस में अलग अलग बिलीफ के अलग अलग विचारधारा के लोग भी एक साथ में थे अलग अलग बिलीफ अलग अलग विचारधारा के लोग भी एक साथ में आके काम कर रहे थे। ये उस समय की कांग्रेस की खासियत थी। In this sense, Congress was an ideological coalition as well. It accommodated the revolutionary and the pacifist, conservative, radical, extremist, moderate, right, left and all shades of center. हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस सोशल कोएलिशन तो था साथ ही साथ आइडियोलॉजिकल कोएलिशन भी था क्योंकि कांग्रेस में रिवॉल्यूशनरी वो लोग भी थे जो कि एकदम खून ये वो पैसिफिस्ट वो लोग भी थे कि थोड़ा सा शांत आराम से काम हो जाएगा। उसके बाद में कंजर्वेटिव जो कि चेंज बहुत आसानी से नहीं चाह रहे थे। रेडिकल जिनकी की सोच था कि फटाक से चेंज कर दो। ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ये भी एकदम
गरम खून वाले एकदम वैसे थे, ठीक है, मॉडरेट जो कि था कि हाँ ठीक है हो जाएगा, शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। लेफ्ट राइट सभी तरीके के लोग जो थे, सभी तरीके के लोग कांग्रेस में थे, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग थी। जब समाज के हर सेक्शन का लोग कांग्रेस में आएगा तो समाज के हर सेक्शन की लोग भी तो, हर सेक्शन की सोच भी तो अलग अलग होगी ना बेटा। जब समाज का हर सेक्शन का लोग कांग्रेस में आएगा तो समाज के हर सेक्शन की सोच भी तो अलग अलग होगी। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कांग्रेस सोशल कोएलिशन तो था, साथ ही साथ कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोएलिशन भी बन गया कि जब समाज के हर सेक्शन के लोग आए हैं तो उस हर सेक्शन की सोच भी अलग अलग होगी, और साथ में ये लोग जब साथ में आए तो कांग्रेस एक तरीके से कोएलिशन बन गया था कि सभी लोग एक साथ में आके कांग्रेस को चला रहे हैं। द कांग्रेस वॉज अ प्लेटफॉर्म for numerous groups, interests, and even political parties to take part in national movement. In pre-independence day, many organization parties with their own constitution and organizational structure were allowed to exist within the Congress. कांग्रेस एक तरीके से प्लेटफॉर्म बन गया था, कांग्रेस एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म बन गया था कि सब लोग आ सके, सभी लोग नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। कभी भी नेशनल मूवमेंट की बात हो रही थी तो कांग्रेस कांग्रेस दिख रहा था। और जब बहुत सारे ग्रुप आ रहे थे तो उस समय क्या हो रहा था, इसलिए मैं बताता हूं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था, कांग्रेस एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था। अब जब इस ग्रुप में सभी लोग आ रहे थे तो सबके अपने अपने बिलीफ थे, सबके अपने अपने बिलीफ थे, सबके अपने अपनी आइडियोलॉजीज थी। तो कांग्रेस उस समय सभी को अकोमोडेट करते जा रहा था। अब जैसे बहुत सारे ग्रुप थे या बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनकी की अपनी सोच है, जिनका की अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हर पॉलिटिकल पार्टी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना कि वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करेगी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, इस पॉलिटिकल पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इस पॉलिटिकल पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस समय कांग्रेस सबको अलाउ कर रहा था कि तुम लोग कांग्रेस में आ सकते हो, कांग्रेस में आके भी तुम अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रह सकते हो, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मेन आइडेंटिटी रहेगी कांग्रेस, तुम्हारी सब आइडेंटिटी क्या रहेगी, तुम्हारी सब आइडेंटिटी रहेगी तुम्हारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। और वैसे करके जैसे कि तुम्हारी मेन आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारी मेन आइडेंटिटी हो सकती है कि मैं भारतीय हूं, फिर उसके बाद में हो सकता है कि मैं भारतीय हूं लेकिन मैं मध्य प्रदेश का हूं। अब मध्य प्रदेश में मैं मध्य प्रदेश का हूं लेकिन मैं भोपाल का हूं। तो समझ रहे हो कि तुम्हारी मेन आइडेंटिटी कांग्रेस, उसके बाद में तुम अपनी 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 पॉलिटिकल पार्टी में रह सकते हो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर सकते हो। तो उस समय जो कांग्रेस था, कांग्रेस सभी को अकोमोडेट करती जा रही थी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस में जुड़ती चली जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस ये बोल रहा था कि तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस में रह के चला सकते हो, तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस में रह के क्या कर सकते हो, कांग्रेस में रह के चला सकते हो, ठीक है। तो अब समझ में आया कि कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन क्यों बोला गया है, क्योंकि सबकी अलग अलग विचारधाराएं और उसके बावजूद क्या है, उसके बावजूद सारे लोग साथ में हैं और साथ में मिलके क्या है, साथ में मिलके रह रहे हैं, ठीक है। अब बारी आती है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। फैक्शन मतलब क्या है कि अलग अलग ग्रुप। जब हमने बात किया कि जब अलग अलग ग्रुप है तो ये अलग अलग ग्रुप जो है, इन अलग अलग ग्रुप को कांग्रेस कैसे मैनेज करता है। जब अलग अलग ग्रुप कांग्रेस में आए हैं तो वो अलग अलग ग्रुप को मैनेज भी तो करना होगा। जब हम बात कर रहे हैं कि सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, जब हम बात कर रहे हैं कि सबका सोशल कंपोजिशन डिफरेंट है, तो इन सबको मैनेज करना भी तो अपने आप में एक टास्क है ना बेटा। तो ये कैसे मैनेज किया कांग्रेस ने, जरा अपन वो समझते हैं। This coalition-like character of Congress gave it is an unusual strength। जो कांग्रेस का जो कोएलिशन लाइक कैरेक्टर था कि सभी समाज के लोग हैं, सभी आइडियोलॉजी के लोग हैं, इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक स्ट्रेंथ दी थी कि कांग्रेस अपने आप में एक मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने कांग्रेस को एक स्ट्रेंथ दी थी। फर्स्टली, अ कोएलिशन अकोमोडेट ऑल दोज हु जॉइन्स इट। Therefore, it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues. Compromise and inclusiveness are the hallmark of coalition. This strategy put opposition in difficulty. हम लोग देखते हैं कि कोएलिशन का मतलब क्या होता है। कोएलिशन एक तरीके से डायवर्सिटी को अकोमोडेट कर लेता है। कोएलिशन ये बात तय कर देता है कि हाँ भैया, हम चार लोग साथ में आ रहे हैं, हम चार लोग जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम पहले दिन से क्लियर हैं कि इसकी सोच अलग होगी, इसकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, किसी और की सोच अलग होगी। तो हम जब भी कोएलिशन में आते हैं तो हम किसी भी पॉइंट के एक्सट्रीम में नहीं जाते, क्योंकि मुझे पता है उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, इसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, मेरी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। तो हम कभी भी एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेते, हम बैलेंस करके चलते हैं कि ठीक है, हम वो डिसीजन लेते हैं ना जो कि तीनों को या
चारों को सूट करे। तो कांग्रेस एक तरीके से बैलेंस कर रहा था, कांग्रेस कभी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले रहा था, कांग्रेस एक तरीके से हर पोजीशन पे क्या करके चल रहा था, कांग्रेस हर पोजीशन पर बैलेंस करके चल रहा था। क्या करके चल रहा था भैया? बैलेंस करके चल रहा था। अब जब कांग्रेस सब चीज बैलेंस करके चल रहा था और कांग्रेस कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले रहा था, तो इसमें अपोजिशन बड़ा डिफिकल्टी में पड़ जा रहा था। क्यों? क्योंकि अपोजिशन का काम है सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना। अब कांग्रेस में दिखती सी बात है कि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, तो विद इन दी कांग्रेस ही लोग कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। समझ रहे हो? आज की तारीख में तुम पॉलिटिकल पार्टीज को क्या देखते हो कि बीजेपी में रह के बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कांग्रेस में रह के कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन उस समय हम क्या देख रहे थे? उस समय हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस के अंदर इतने ग्रुप थे कि कांग्रेस में आपस में क्रिटिसिज्म अंदर के अंदर हो जा रहा था और वो डिसीजन ऐसा ले रहे थे कि जिसमें अपोजिशन को कोई समस्या भी नहीं आ रही थी। वो वाली चीज थी। Anything that the opposition wanted to say would also find place in the program and ideology of Congress. कोई भी चीज जो कि अपोजिशन को बोलना होगा वो ऑलरेडी कांग्रेस में डिस्कशन हो चुका होगा, क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं। तो अपोजिशन का उस समय काम बड़ा ठंडा ठंडा चल रहा था भैया। ठीक है। उसके बाद में सेकेंडली, इन अ पार्टी दैट हैज अ नेचर ऑफ कोएलिशन there is a greater tolerance of internal differences and ambitions of various groups and leaders are accommodated. जब हम बात करते हैं कि कोई भी पार्टी जब कोएलिशन में है, तब हम लोग देखते हैं कि तब वहां पे टॉलरेंस ज्यादा रहता है, तब सब लोग सुन के शांति से काम ज्यादा बेहतरीन तरीके से करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, तुम्हारे घर में शादी है, जब शादी है तो नाना मामा भूआ चाचा चाची सब लोग हैं। अब सब लोग हैं तो तुम लोग जानते हो कि सबकी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती, सब लोग आपस में चिढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो शादी में काम भी कर रहे हैं, फिर भी वो शादी में इंजॉय भी कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। तो वही कांग्रेस में हो रहा था कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं टॉलरेंस की भावना आ गई थी कि मुझे वो पसंद नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, चलाना है, देश चलाना है, चलो साथ में मिलकर चलाते हैं। ये वाली चीज लीडर्स के लेवल पे भी हो रही थी कि मुझे वो पसंद नहीं लेकिन फिर भी चलो चलाना है, ठीक है, चलाते हैं, समझते हैं। The Congress did both the thing during the freedom struggle and continued doing this after independence. This is why even if a group was not happy with the position of party or with the share of power, it would remain inside the party, fight the other group rather than leaving the party and becoming an opposition. फ्रीडम स्ट्रगल से ले लो या फ्रीडम स्ट्रगल के पहले ले लो या बाद में ले लो, अब कांग्रेस में जब बहुत सारे ग्रुप है तो दिखती सी बात है लड़ाई होगी तो सब लोग कांग्रेस के अंदर में लड़ लेंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल एक ग्रुप है कांग्रेस में और ये दूसरा ग्रुप है, अब ये दोनों ग्रुप की लड़ाई चल रही है तो ये दोनों ग्रुप कांग्रेस में रह के लड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। लड़ाई होगी लेकिन कांग्रेस में रह के लड़ लेंगे। वही शादी में भुआ और मामी लड़ लेंगे, लेकिन शादी में बोल देंगे मैं छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन जाते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, जाते नहीं है। तो वही क्या हो रहा था, वही हम लोग यहां पर कांग्रेस में देख रहे थे भाई साहब। These group inside the parties are called factions. ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो अलग अलग ग्रुप रहते हैं जिनकी आइडियोलॉजिकल सोच अलग रहती है, इनको हम बोलते हैं फैक्शंस। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फैक्शंस। The coalition nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various faction. जो कांग्रेस का कोएलिशन लाइक कैरेक्टर है जिसमें कि सभी को जोड़ा है, इसने क्या किया? इसने टॉलरेट किया है सभी फैक्शंस को और सभी फैक्शंस को साथ में लेके चली है कांग्रेस। Some of these factions were based on ideological consideration, but very often these factions were rooted in personal ambition and rivalries. Instead of being a weakness, internal factionism became a strength of Congress. Since there was a room within party for various factions to fight with each other, it meant leader representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out and form a new party. हम लोग देखते हैं कि ये जो फैक्शंस रहते हैं ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हो सकते हैं। ये फैक्शंस जो हैं, ये जो अलग अलग ग्रुप हैं, ये जो लड़ाई है, ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पर हो सकती है। किसी और की सोच कुछ और, किसी और की सोच कुछ और, लेकिन फिर भी सब लोग साथ में रहते हैं। ये जो लड़ाई होती है एकदम पर्सनल लड़ाई में नहीं हो जाती है, बहुत बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जब पर्सनल लड़ाई में होती है। बाकी तो वही वाली बात है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता है। तो विद इन द कांग्रेस लेके लड़ लेंगे, लेकिन कोई भी कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहा था। ठीक है।
Most of the state unit of Congress were made up of numerous faction। और हम लोग देखेंगे कि एक कांग्रेस तो वो है जो कि सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन सेंट्रल लेवल के नीचे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल के नीचे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी तो कांग्रेस थी, तो हर स्टेट में भी तो एक स्टेट यूनिट थी। तो सोचो सेंट्रल लेवल पे इतने सारे ग्रुप है कांग्रेस के अंदर, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट यूनिट भी है, तो ये जो स्टेट यूनिट्स भी थी ना बेटा, हर स्टेट पे जो कांग्रेस काम कर रही थी, ये स्टेट यूनिट भी कहीं ना कहीं फैक्शंस का काम कर रही थी। हो सकता है केंद्र सरकार कुछ और चाह रही हो और तमिलनाडु की कांग्रेस कुछ और चाह रही हो, फिर भी साथ में मिलकर चल रहे थे। The factions took different ideological position, making Congress appear an grand centrist party. The other party primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influencing policy decision making from the margins. They were far removed from the actual exercise of authority. हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे फैक्शंस ने कांग्रेस को एक ग्रैंड पार्टी बना दिया था, एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी बना दिया था। और जो अपोजिशन था, ये अपोजिशन क्या कर रहा था, ये अपोजिशन यही कांग्रेस के किसी ना किसी फैक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा था। जैसे कि मान लो मैं अपोजिशन में हूं, अब मेरे को पता है कि कांग्रेस के अंदर तो लड़ाई चल ही रही है, कांग्रेस के अंदर मतलब डिबेट डिस्कशन चल रहे हैं, तो मेरे को है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मैं उस फैक्शन से बोलूंगा नहीं नहीं तू तेरी पॉलिटिकल पार्टी से बोल। तो जो अपोजिशन था वो अपोजिशन दूर मतलब मार्जिन, ठीक है, दूर मतलब मार्जिन, वो जो अपोजिशन था वो मार्जिन से ही फैक्शंस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता था कि यार ये वाली पॉलिसी ले आओ ना, ये वाली पॉलिसी ले आओ ना। तो अपोजिशन बड़ा दूर था पावर से, और हम लोग देख रहे थे कि विद इन द कांग्रेस, मतलब जो कांग्रेस था वो सरकार और अपोजिशन दोनों का काम कर रहा था। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का क्रिटिसिज्म और कांग्रेस सरकार भी चला रही थी, ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। तो उस समय का तुम लोग देखोगे कि उस समय का कांग्रेस क्या था, उस समय का कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू देखेंगे तो बड़ा बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था। और आज का कांग्रेस कैसा है, ठीक है, तो ये आप लोग भी जानते हैं, मतलब आप लोग जानते ही हैं कि उस समय के कांग्रेस जैसा तो आज का कांग्रेस नहीं है, ये तो दिखती सी बात है। उस समय के कांग्रेस के जैसा आज कांग्रेस नहीं हो सकता, या उस समय के बीजेपी की जैसा आज बीजेपी नहीं हो सकती। उस समय डेमोक्रेसी में मेच्योरिटी थी, आज की तारीख में मेच्योरिटी नहीं है। There were not alternative to the ruling party. Instead, they constantly pressurized and criticized, censored or influenced the Congress. The system of faction functioned as a balancing mechanism within the ruling party. Political competition took place within the Congress. उस समय हम लोग देख रहे थे कि उस समय कोई अल्टरनेटिव नहीं थे, लोगों के पास भी नहीं थे और अपोजिशन के पास भी नहीं थे। और हम लोग देख रहे थे कि जो अलग अलग ग्रुप थे ना, वो कांग्रेस में जो अलग अलग जो ग्रुप्स थे, जो फैक्शंस थे, वही लोग क्या कर रहे थे, वही लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और ये जो अलग अलग ग्रुप है, ये अलग अलग ग्रुप पावर के लिए लड़ रहे थे। कैसे लड़ रहे थे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस से बाहर आके, विद इन द कांग्रेस में लेके लड़ रहे थे कि नहीं इस बार पावर मेरे पास आएगी, नहीं पावर इस बार मेरे पास में आएगी। तो एक बहुत मेच्योरिटी वाली चीज अपने को देखने को मिल रही थी। In that sense, in the first decade of the electoral competition, the Congress acted both as a ruling party as well as opposition. That is why this period of Indian politics has been described as a Congress system. इसीलिए हम लोग जो फर्स्ट डिकेड में देखते हैं कि कांग्रेस ने सरकार और अपोजिशन दोनों का काम किया है, और कांग्रेस आपस में लड़ी, कांग्रेस अपोजिशन भी है, कांग्रेस सरकार में भी है, और इसीलिए इस डिकेड को कहते हैं कांग्रेस सिस्टम, कि जहां देखो वहां कांग्रेस ही कांग्रेस, अपोजिशन का काम भी कांग्रेस कर रही है, सरकार का काम भी कांग्रेस कर रही है, और लोगों को पता है कि कांग्रेस को ही चुनना है। अब वो कांग्रेस आपस में तय कर लेती है कि इस ग्रुप के पास पावर है या उस ग्रुप के पास पावर है। तो फर्स्ट डिकेड को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिकेड को हम लोग बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। अब जरा है ना अपन समझते हैं दूसरी थोड़ी सी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, क्योंकि यहां से भी कई बार पेपर में सवाल बन जाते हैं। तो जरा इन बॉक्सेस को ध्यान से समझ लेते हैं बेटा, कि ये सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसी थी, इनका क्या बेस था। तो इन बॉक्सेस से भी क्या होता है, इन बॉक्सेस से भी बहुत बार सवाल बन जाते हैं, तो हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक। तो सबसे पहले जरा बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी की। The origin of Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of Indian National Congress in the pre-independence era. The Congress Socialist Party was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress. हम लोग देखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सोशलिस्ट पार्टी 1934 में कांग्रेस के अंदर ही बनती है। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर ही बनती है।
ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग रहते हैं, ये बेसिकली क्या चाहते हैं बेटा, ये लोग चाहते हैं कि और रेडिकल रिफॉर्म आए, फटाफट रिफॉर्म आए, और इगैलिटेरियन रिफॉर्म आए। इगैलिटेरियन मतलब कि सभी लोगों को बराबर कर दे, अमीर गरीब ऐसा कुछ भी ना हो, सब लोगों को बराबर कर दे। In 1948, the Congress amended its constitution to prevent its member from having a dual membership. अब 1948 में क्या होता है, कांग्रेस अपना कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कांग्रेस अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बदल देती है। पहले कांग्रेस में आप कांग्रेस में रह सकते थे, आप कांग्रेस की भी मेंबरशिप ले लो और आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की भी ले लो, लेकिन अब जब कांग्रेस 1948 में अपना क्या करती है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलती है, अपना खुद के रूल्स बदलती है, तो उसमें वो डुअल मेंबरशिप कि आप दो पॉलिटिकल पार्टी के नहीं रह सकते हो, उसको क्या कर देती है, उसको बैन कर देती है। इसके चलते जो सोशलिस्ट पार्टी है वो कांग्रेस से सेपरेट होती है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी एज अ सोशलिस्ट नहीं खोना चाह रहे थे। ठीक, this forced the socialists to form a separate socialist party in 1948. The party electoral performance caused much disappointment to its supporter. Although party had presence in most of the state of India, it could not achieve electoral success only in few pockets. हम लोग देखते हैं कि पार्टी अलग तो हो जाती है, लेकिन पार्टी कोई इलेक्टोरल सक्सेस कोई बहुत विशेष नहीं मिलती है। ऑल्दो सोशलिस्ट पार्टी की प्रेजेंस थी, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे थे कि इलेक्शन में ऐसा सोशलिस्ट पार्टी को क्या है, इलेक्शन में ऐसा सोशलिस्ट पार्टी को कोई बहुत भारी जीत नहीं मिल रही थी। ठीक है, द सोशलिस्ट पार्टी बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विच डिस्टिंग्विश बोथ फ्रॉम कांग्रेस एज वेल एज फ्रॉम कम्युनिस्ट। जो सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे वो क्या चाह रहे थे, वो सोशलिज्म को तो चाह रहे थे, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से, कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वे से। जैसे जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट खून खराबे से चाहेंगे, लेकिन जो सोशलिस्ट है वो चाह रहे थे कि डेमोक्रेटिक वे से क्या हो, जो पावर्स हैं, मतलब जो पावर है वो सरकार के पास में रहे और लोगों में इक्वालिटी लाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे ये फोकस किस पे कर रहे थे, ये डेमोक्रेटिक वे पे कर रहे थे। ठीक है, They criticize Congress for favoring capitalists and landlords for ignoring worker and the peasant. साथ ही साथ वो कांग्रेस और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, कि ये जो कांग्रेस है ये तो अमीरों की पार्टी है। उनको लगता था कि कांग्रेस जो है वो अमीरों की पार्टी है, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े जो किसान हैं उनकी पार्टी है, तो उनको हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे थे भाई साहब। But the socialists faced dilemma when in 1955 the Congress declared its goal to be socialist pattern of society. लेकिन सोशलिस्ट डायलेमा, सोशलिस्ट जो है वो डायलेमा में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस 1955 में बोल देता है कि हम सोशलिस्ट पैटर्न से हमारे देश को चलाना चाहते हैं, तो वो फंस जाते हैं कि अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पैटर्न से चलाएगा तो सोशलिस्ट पार्टी का अपना वर्चस्व तो खत्म हो जाएगा। जो वो बात जो वो लोगों के सामने लेके जा रहे थे वो तो अब कांग्रेस खुद करना चाह रहा है। ठीक है, Thus this became difficult for socialists to prevent themselves as an effective alternative to the Congress. Some of them, led by Ram Manohar Lohia, increased their distance and criticism of Congress party. The other, like Ashok Mehta, advocated a limited cooperation with the Congress. फिर इसके चलते हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस इसके चलते हम लोग देखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी एक अच्छा अल्टरनेटिव नहीं बचा, क्योंकि जो सोशलिस्ट पार्टी के गोल थे वही कांग्रेस कर रहा था। अब जैसे जो राम मनोहर लोहिया थे जो कि सोशलिस्ट पार्टी को चला रहे थे, उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से दूरी बना ली। अशोक मेहता थोड़ा बहुत कॉपरेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी दूरी बना ली। तो यहाँ पे ये कुछ लीडर्स के नाम दिए। ठीक है, The Socialist Party went through many split and reunion, leading to the formation of Socialist Party. These included किसान मजदूर पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। हम लोग देख रहे हैं कि उस टाइम से लेकर अभी तक सोशलिस्ट पार्टी में बहुत सारे स्प्लिट्स हुए हैं। उस पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बन गई, जैसे कि किसान मजदूर पार्टी बन गई है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन गई। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नारायण देव, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी, ये कुछ जो है ये कुछ लीडर्स के नाम यहाँ पे बताए गए कि प्रोमिनेंट लीडर थे। मेनी पार्टी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइक समाजवादी पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, ट्रेस देयर ओरिजिन टू द सोशलिस्ट पार्टी। और आज के जो बहुत सारी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब आज जो समाजवादी पार्टी तुम लोग देखते हो यूपी में, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल को देखते हो, जनता दल को देखते हो, इन सब जो आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज ये जो तुम देख रहे हो, इन सब की हिस्ट्री कहीं ना कहीं सोशलिस्ट पार्टी से आप लोग ट्रेस कर सकते हो। इन सब की हिस्ट्री हम कहीं ना कहीं इस सोशलिस्ट पार्टी से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, अब जरा समझते हैं कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है, in the early 1920s communist group emerged in different part of India,
taking inspiration from Bolshevik revolution in Russia and advocating socialism as a solution to affecting the country। हम लोग देखते हैं जैसे कि चैप्टर 1 में ध्यान करो, मैंने बताया कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में। उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इमर्ज हो रही थी वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में जो ट्रेंड चल रहे थे वैसे ही कुछ ट्रेंड इंडिया में भी चल रहे थे। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर हम लोग देख रहे थे कि इंडिया में भी 1920s में क्या होता है, अलग अलग कम्युनिस्ट ग्रुप्स इमर्ज होने लग गए थे, जो कि कहीं ना कहीं इस बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से बड़े इंस्पायर थे कि एक प्रॉपर रिवॉल्यूशन होना चाहिए, एक प्रॉपर सोशलिज्म का एक प्रॉपर रिवॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें कि देश में इक्वालिटी आ जाए। इन सबसे क्या हो रहा था, इन सबसे वो बड़े प्रभावित हो रहे थे। From 1935, कम्युनिस्ट वर्क मेनली विद इन द फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1935 से जो ये कम्युनिस्ट जो लोग रहते हैं, जो कि इस आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, ये कांग्रेस के अंदर में ही रह के क्या कर रहे थे, अंदर ही रह के काम कर रहे थे। ठीक है। A parting of ways took place in December 1941 when communists decided to support British in their war against the Nazi Germany। लेकिन 1941 में क्या होता है, ये लोग जो कांग्रेस के अंदर रह के काम कर रहे थे, ये कांग्रेस से अलग होना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट ब्रिटिश को बढ़ावा दे रहे थे, एक तरीके से ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब जो ब्रिटिशर्स थे वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो कांग्रेस बड़ी ऐसी थी कि हमको वर्ल्ड वॉर 2 से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब अपना स्टैंड दूसरा था, क्योंकि यहाँ से भी लोगों को लेके जाया जा रहा था लड़ने वगैरह के लिए। तो कम्युनिस्ट जो थे, कम्युनिस्ट उस समय ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे और कांग्रेस नहीं कर रही थी। इसकी वजह से हम इनमें पार्टीशन देखते हैं एक तरीके से। ठीक है। Unlike the other non-Congress party, CPI had a well-oiled party machinery and dedicated cadre। हम जैसे देख रहे हैं कि दूसरी नॉन कांग्रेस पार्टी है, उनका इतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन सीपीआई के पास था। सीपीआई का अपना कैडर, मतलब सीपीआई के पास अपने लोग थे। सीपीआई को पता था कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलेगी, तो सीपीआई के पास में अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था भैया। At the time of independence, however, independence raised voices in the party. The question that troubled the party was the nature of Indian independence. Was India free or a freedom was a shame? अब जो बेसिक क्वेश्चन जो अराइज होता है जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी में एक बेसिक क्वेश्चन चलता है कि क्या भारत वाकई में फ्री हो गया है, या ये आज़ादी एक शर्म की बात है? क्या भारत वाकई में फ्री हो गया है? ये कम्युनिस्ट पार्टी में क्या चल रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी में ये सवाल चल रहा था भाई साहब। The party thought that the transfer of power in 1947 was not true independence and encouraged violent uprising in Telangana। यहाँ पे हम 1947 में देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है कि ये जो आज़ादी मिल रही है ट्रू आज़ादी नहीं है, और ये वॉयलेंट मीन्स अपनाते हैं तेलंगाना में। ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आज़ादी कब मिलेगी, जब ये अमीर लोग हैं, इनकी प्रॉपर्टी हम लेंगे, वो प्रॉपर्टी बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो तुम जरा विचारधारा समझ रहे हो कि रशिया में कैसा हुआ था, फिर चाइना में माओ वाला मूवमेंट, तो वो आइडियोलॉजीज वैसे चल रही है बेटा। ठीक है। The communists failed to generate popular support for their position and were crushed by the armed forces। और जब कम्युनिस्ट ने आर्म्स वेपन्स उठाए तो उनको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, और हथियार उठाए तो ऐसा तो नहीं कि हमारी आर्मी कुछ नहीं करेगी, तो आर्म्स जो हमारी जो आर्मी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको क्रश किया। ठीक है। दिस फोर्स देम टू रीथिंक देयर पोजीशन। इसके वजह से वो अपनी पोजीशन को रीथिंक कर रहे थे, क्योंकि वो चुनाव में उनको ऐसा लग रहा था कि हमको विजेता नहीं मिल पाएगी। In 1951, the Communist Party abandoned the path of violent revolution and decided to participate in approaching general election। फिर 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी बोलता है कि वॉयलेंट मीन्स से तो लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने वॉयलेंट मीन्स को क्या किया, उन्होंने वॉयलेंट मीन्स को छोड़ा और उन्होंने बोला कि अब जो इलेक्शन आ रहा है हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। CPI won in the first general election। CPI won 16 seats and emerged as the largest opposition party। और दिखती सी बात है कि पहले जनरल इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीट मिली थी और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बनके उभरी है। द पार्टी सपोर्ट वॉज मोर कंसेंट्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। हम लोग देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो सपोर्ट है, सपोर्ट बेस या जो वोटर्स है स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी के, वो हमको कहाँ देखते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार में, केरला में देखने को मिलते हैं। AK गोपालन, SM दांगे, EMS नम्बोद्रीपद, PC जोशी, अजय घोष। ठीक है। वे अमंग द नोटेबल लीडर्स ऑफ द CPI। यहाँ पे फिर CPI के कुछ नोटेबल लीडर्स बता दिए। द पार्टी वेंट थ्रू मेजर स्प्लिट इन 1964 फॉलोइंग आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। द प्रो सोवियत फैक्शन रिमेन्ड एज CPI while the opponent formed the CPI-M। both this party continue
टू एग्जिस्ट टुडे। फिर हम लोग देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में भी क्या होता है, स्प्लिट रह जाता है। कैसे स्प्लिट रह जाता है? 1964 में हम लोग देखते हैं, जैसे कि तुम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, कि 1964 में हम लोग देखते हैं कि रशिया और चाइना में, मतलब यूएसएसआर और चाइना में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आने लगते हैं। चाइना थोड़ा सा ओपन अप अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे कर रहा है, वहीं हम लोग देख रहे हैं कि यूएसएसआर अपने पैटर्न पर ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं हमारे सीपीआई को भी चैलेंज कर रहा था कि हमारी आइडियोलॉजी क्या रहेगी। तो इसके चलते हम लोग क्या देखते हैं, इसके चलते हम लोग सीपीआई में भी क्या देखते हैं, सीपीआई में भी स्प्लिट देखते हैं। एक बनता है सीपीआई और दूसरा बनता है सीपीआई एम। और ये दोनों पार्टी आज के तारीख में क्या है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी आज के तारीख में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है भाई साहब, अब जरा समझते हैं कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। ठीक है, एज अर्ली इन 1957 the Congress party had a bitter taste of defeat in Kerala in the assembly election held in March 1957. The Communist Party won largest number of seats in Kerala legislature. The party won 60 out of 126 seats and support of 5 independent. हम लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं भैया, कि 1957 का जो सेकेंड इलेक्शन होता है, उसमें केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलती है। आउट ऑफ 126 सीट्स 60 सीट्स कम्युनिस्ट पार्टी को मिल जाती है और 5 इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपनी सरकार कहाँ पे बना लेती है, कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सरकार बना लेती है केरला में। अब जब कम्युनिस्ट पार्टी केरला में अपनी सरकार बना लेती है, और ये वर्ल्ड में पहली बार होता है, वर्ल्ड में क्या होता है, वर्ल्ड में ये पहली बार होता है कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी प्रॉपर चुनाव करके जीत के उसने अपनी सरकार बनाई। बाकी हम वर्ल्ड लेवल पे क्या देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी रहती है वो खून खराबा करके रिवॉल्यूशन से ही सरकार लाती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा होता है पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रॉपर इलेक्शन के माध्यम से अपनी सरकार बनाई होती है, और वो भी फ्री इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो वो लोग अपनी सरकार बना लेते हैं। अब जो कांग्रेस है भैया, कांग्रेस को क्या होता है, कांग्रेस को बुरी लग जाती है। ठीक है, मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। कांग्रेस को क्या लगता है, कांग्रेस को भैया बुरी लग जाती है। कांग्रेस को बुरी लग जाती है कि हम चुनाव कैसे हार गए, ईयर 1957 में हम चुनाव कैसे हार गए। तो कांग्रेस क्या करता है, कांग्रेस लिबरेशन स्ट्रगल, कांग्रेस एक लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट करती है, मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट करती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लग जाती है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, केरला का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अलग अलग सेक्शंस के लोग आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस के लोग आ जाते हैं। साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या, कि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट रहते हैं वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आ रहे होते हैं। कैसे रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, कि लैंड दो, जो अमीर लोग हैं वो लैंड दो, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करो, वो गरीबों में रिडिस्ट्रीब्यूट करो। तो कांग्रेस को यहाँ पे अमीरों का भी सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम लोग दिख रहे हैं जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो लोगों को भी कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाता है। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट कर देती है, और बहुत बड़ा लिबरेशन स्ट्रगल के चलते हम लोग क्या देखते हैं कि कांग्रेस 1959 में केरला की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे आर्टिकल 356 के तहत क्या कर देता है, प्रेसिडेंट रूल लगा देता है कि केरला की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं संभाल पा रही है, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो इसके चलते कांग्रेस का बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि कांग्रेस ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया है और कांग्रेस ने ये प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज किया है। तो ये पूरा बॉक्स, ये पूरी कहानी तुम लोगों को समझाता है। अब बारी आई भैया भारतीय जनसंघ की। ठीक है, अब हम समझते हैं भारतीय जनसंघ को। द भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म्ड इन 1951 विद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट फाउंडर प्रेसिडेंट। Its lineage, however, can be traced back to राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ and हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। भारतीय जनसंघ 1951 में फॉर्म होता है, और भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑल्दो हम लोग भारतीय जनसंघ को ट्रेस कर सकते हैं आरएसएस से और हिंदू महासभा से, कहीं ना कहीं हिंदू महासभा और आरएसएस की आइडियोलॉजी को आगे लेते हैं। भारतीय जनसंघ क्या है, भारतीय जनसंघ बनता है। ठीक है, द जनसंघ वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टी इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम। जो जनसंघ है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि जो सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, इन सब से अलग था। इनकी आइडियोलॉजी, इनके प्रोग्राम, इनकी सोचने की तरीके सारे के सारे अलग थे। It emphasized the idea of one country, one culture, one nation, and believed that country could become modern, progressive, and strong on the basis of Indian culture and tradition. ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी ये बात करती थी एक देश, एक कल्चर, एक नेशन, और ये बात करते थे कंट्री मॉडर्न कब बनेगी, जब हम इंडियन ट्रेडिशंस को आगे लेके चलेंगे। अगर आपको भारत को मॉडर्न बनाना है तो आपको इंडियन एथोस, इंडियन कल्चर को साथ में लेके चलना होगा। द पार्टी कॉल्ड फॉर रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत,
और भारतीय जनसंघ का कहना था कि भारत पाकिस्तान का फिर से मेल होना चाहिए और ये अखंड भारत की बात करते थे। The party was in forefront of agitation to replace English with Hindi as an official language of India and was opposed to granting concession to religious and cultural minorities। साथ ही साथ भारतीय जनसंघ क्या था, अपोज कर रहा था कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी, हिंदी होगी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज। साथ ही साथ जो इंडिया में जो माइनॉरिटीज को जो कंसेशन दिए जाते हैं उसके अगेंस्ट भी भारतीय जनसंघ उसके अगेंस्ट में था। द पार्टी वॉज अ कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडियाज डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन स्पेशली आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट इन 1964। और भारतीय जनसंघ चाहता था कि भारत को न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए क्योंकि चाइना ने जब 1964 में टेस्ट कर लिया था तो पार्टी की आइडियोलॉजी थी कि हमें न्यूक्लियर टेस्ट करना होगा। In 1950, Jansangh remained on the margin of the electoral politics and was able to secure only 3 Lok Sabha seats in 1952। हम लोग देखते हैं कि 1952 का जब जनरल इलेक्शन होता है तो भारतीय जनसंघ को मात्र 3 सीट मिलती है भैया। 4 सीट्स इन 1957, 1957 से 4 सीट मिलती है। ठीक, इन अर्ली ईयर्स In the early year, its support came mainly from urban areas in Hindi-speaking state like राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि भारतीय जनसंघ को जो सपोर्ट मिलता है वो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से मिलता है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ से मिलता है भैया। द पार्टी लीडर इंक्लूडेड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मंदोक। द भारतीय जनसंघ ट्रेसेज इट्स रूट्स टू द भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेज इट्स रूट्स टू भारतीय जनसंघ। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि आज का जो बीजेपी है उसका रूट कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ में है। और ये बहुत बार तुम लोगों ने देखना पार्लियामेंट में, हम लोग देखते हैं कि जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर होम अफेयर जो अमित शाह वगैरह है, ये लोग बहुत बार बोलते हैं कि हम तो एक जमाने में 3 थे, तो वो 3 भारतीय जनसंघ को ही रिफर कर रहे हैं कि एक जमाने में तो हम पार्लियामेंट में 3 थे। ठीक है, तो बीजेपी का ट्रेस अगर तुम कहीं ना कहीं देखोगे तो भारतीय जनसंघ से अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है भाई साहब, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का क्लियर हो गया। अब जरा एक लास्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं अपन, इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। द टग ऑफ वॉर इज अ कार्टूनिस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द अपोजिशन एंड गवर्नमेंट। सिटिंग ऑन द ट्री आर द नेहरू एंड हिज कैबिनेट कलीग, ट्राइंग टू टॉपल द ट्री आर द अपोजिशन लीडर A.K. गोपालन, आचार्य कृपलानी, NC चटर्जी एंड सरदार हुकुम सिंह। हम लोग देख रहे हैं कि कार्टून एक तरीके से क्या दिखा रहा है, टग ऑफ वॉर, कि नेहरू और नेहरू का कैबिनेट है और ये जो अपोजिशन है, अपोजिशन क्या कर रहा है, अपोजिशन टग ऑफ वॉर चल रहा है कि नहीं पावर हमें चाहिए, नहीं पावर हमें चाहिए। और ये जो लोग हैं ये लोग देख रहे हैं कि किसकी जीत होगी। ठीक है, पीछे लोग हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि जीत किसकी होगी। ठीक है, as we have noted above, it is not that India did not have opposition party during this period. While discussing the result of election, we have already come across many names of the many party and other Congress. आप हमने जैसा कि अभी तक पढ़ा, ऐसा नहीं है कि भारत में अपोजिशन पार्टीज नहीं थी, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो मैंने बता दी। और कांग्रेस को भले ही 3/4 सीट मिली हो, लेकिन फिर भी दूसरी सीट्स तो मिली है ना, वो 1/4 सीट्स, वो 110 सीट्स जो हम देख तो रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी और को मिली तो है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में अपोजिशन था ही नहीं, भारत में अपोजिशन था और भारत का अपोजिशन ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। Even India had larger number, even then India had a large number of diverse and vibrant opposition party than any other multi-party democracies. Some of these has came into being even before the first general election. और भारत में एक बहुत तगड़ा और वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टी देखने को मिलती है, जो कि आज जो तुम डेमोक्रेसीज देख रही हो ना, इतना अपोजिशन इनमें नहीं होगा जितना अपोजिशन उस समय भारत में था। ठीक, ये चीज भी क्लियर हो गई। Some of these party played an important role in the politics of the countries in the 60s and 70s. The root of almost all non-Congress party of today can be traced back to one or the other opposition parties of 1950. और हम लोग देख रहे हैं कि इन सभी अपोजिशन पार्टीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है 1960s, 1970 जब हमारे देश में वॉर हुए, जब इमरजेंसी लगी, तो हम लोग देख रहे थे कि इन अपोजिशन पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। और आज आप जितनी भी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हो, उन सभी का कहीं ना कहीं इन अपोजिशन पार्टी से लिंक है। तो ये अपोजिशन पार्टी उस समय भले ही हार रही थी, लेकिन चलती गई। तो आज तुम देख रहे हो 20, 30, 40, 50 साल में इन अपोजिशन पार्टीज की सरकारें चल रही है। All these opposition parties succeed in getting only a token of representation in Lok Sabha and state legislative assembly during this period. हम लोग ये देख रहे हैं कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी उनको बस इतू सी सीट मिली थी, कितनी, बस इतू सी सीट मिली थी, कहाँ पे, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शुरुआती दौर में।
yet their presence played a crucial role in maintaining democratic character of the system. yet उनकी जो प्रेजेंस है, yet उनकी प्रेजेंस ने भारत के लोकतांत्रिक चीज़ों को मेंटेन करने में क्या किया, भारत के लोकतांत्रिक चीज़ों को मेंटेन करने में हेल्प किया है। ये अपोजिशन पार्टी ने भारत को एक डेमोक्रेटिक देश बना के रखा है। ठीक, These party offered a sustained and often principled criticism of policies and practices of the Congress party. अगर उस समय अपोजिशन नहीं होता तो ये कांग्रेस तानाशाह हो जाती। इस अपोजिशन ने बार बार कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया है, बार बार सरकार को कहीं ना कहीं क्या किया है, बार बार कहीं ना कहीं सरकार को चैलेंज किया है। तो इसने कहीं ना कहीं भारत के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को क्या किया है, भारत के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को स्टैब्लिश करने में मदद की है। This kept the ruling party under the check and often changed the balance of power within the Congress. By keeping democratic political alternative alive, party prevented the resentment within the system and from turning anti-democratic. These party also groomed the leader who were to play a crucial role in shaping of our country. साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टी ने उन लीडर्स को बनाया है जो कि आज हमारे देश को चला रहे हैं। आज तुम जो भी हमारे लीडर्स हमारे देश में देख रहे हो ना, इन सब का, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आज जितनी भी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है, इनका कहीं ना कहीं उन अपोजिशन से लिंक है। तो आज की तारीख के बीजेपी के जो लीडर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ से लिंक करोगे। आज की तारीख में समाजवादी के जो लीडर है तुम कहीं ना कहीं सोशलिस्ट पार्टी से लिंक करोगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आज के तारीख के जो लीडर्स है ना वो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने शेप करके दिए हैं। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस अपने को समझ के रखना है। In early year, there were lot of mutual respect between the leader of Congress and those of opposition. The interim government that ruled after the declaration of independence and first general election included leaders like Dr. B.R. Ambedkar, Shyama Prasad Mukherjee in the cabinet. और उस जमाने की पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में फर्क है। पता है, उस जमाने में जो इंतरिम गवर्नमेंट थी ना, उसमें अपोजिशन को भी सरकार में लिया था। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन इंतरिम गवर्नमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री बनाया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी मंत्री बनाया था। आज की तारीख में क्या होता है, आज की तारीख में तो एकदम मर जाते हैं वो, कांग्रेस बीजेपी में ऐसा वैसी भगदड़ मच जाती है। और उस जमाने में हम लोग देख रहे थे कि भले ही सबकी सोच अलग अलग हो, भले ही सारी पॉलिटिकल पार्टी की सोच अलग अलग हो, लेकिन उनका एक कॉमन मकसद होता था। तो वो मकसद था भारत का डेवलपमेंट। इसके चलते बहुत मेच्योर पॉलिटिक्स हम लोग देखते थे उस समय, भयंकरी मेच्योर पॉलिटिक्स हम लोग क्या देखते थे। और आज तुम लोग कैसे देखते हो कि मीम कट जाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल मजे हा ये चलते रहता है। उस जमाने में क्या था, उस जमाने में चीजें डिफरेंट थी। Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for socialist party and invited socialist leader like Jayaprakash Narayan to join his government. This kind of personal relationship with the respect for political adversaries declined after the party competition grew more intense. हम लोग देख रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सोशलिज्म बहुत पसंद था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस समय हम लोग देख रहे थे जयप्रकाश नारायण जी को बुलाया था कि आओ आप क्या करें, सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि अपोजिशन को बुला के सरकार बना रहे थे। लेकिन ये चीजें कब बदलती चली गई, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे चीजें बदलती चली गई। और हमने ये देखा कि फिर पॉलिटिक्स कैसी हो गई, ये तुम भी बेहतर तरीके से जानते हो और मैं भी बेहतर तरीके से जानता हूं। Thus, the first phase of democratic politics in our country was a quite unique. The inclusive character of national movement led by the Congress enabled it to attract different section of group interest and making the broad base an ideological coalition. इसलिए हम हमारा फर्स्ट फेज को, हमारे देश के फर्स्ट फेज की पॉलिटिक्स को बड़ा ही यूनिक मानते हैं कि उस समय कांग्रेस ने जैसे चीज़ें हैंडल करी, जैसे डेमोक्रेसी चली, वो एक वाकई में एक यूनिक तरीके से चली। वैसा हम कहीं पे भी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हम कहीं पे भी नहीं देखते हैं, ना हम हमारे देश में फिर से कभी देख पाएंगे। जो उस समय पे जैसी पॉलिटिक्स चली थी, जैसी डेमोक्रेसी चली थी, वैसा हम कहीं पर भी नहीं पूरे दुनिया में देखा और ना कभी देखेंगे। ठीक, द की रोल of the Congress in the freedom struggle that gave it a head start over the other, as the ability of Congress to accommodate all interests and aspiration for political power steadily declined, other political parties started gaining greater significance. हम लोग देखते हैं कि इस फ्रीडम स्ट्रगल से लेके अभी तक कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। और जैसे जैसे कांग्रेस जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे कांग्रेस की
इंपॉर्टेंस कम हुई, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना वर्चस्व बना दिया। और यही डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी में वैक्यूम नहीं रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। तो इससे क्या मजा रहता है, बार बार सरकारें बदलती रहेगी ना तो चेक होता रहेगा, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती रहेगी। अब आगे की पॉलिटिक्स कैसी होगी वो हम चैप्टर के आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी हमारे लिए एक पूरा चैलेंज था, हमने डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश की, इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी, इलेक्शन कमीशन बना, इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, फिर कैसे वोटिंग के पैटर्न्स को बदला, कांग्रेस क्यों चुनाव जीती, कांग्रेस एक सोशल और एक आइडियोलॉजिकल कोएलिशन क्यों है, कांग्रेस कैसे डिफरेंट है, हमारा वन पार्टी डोमिनेंस कैसे डिफरेंट है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वन पार्टी डोमिनेंस से। फिर हमने सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा। देन हमने अपोजिशन पार्टी का रोल पढ़ा कि अपोजिशन पार्टी नहीं होती तो आज का भारत नहीं दिखता। इस अपोजिशन पार्टी ने भी आज के भारत को शेप करने में बहुत मदद की और एक अपोजिशन बहुत जरूरी होता है, अपोजिशन की बातें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सरकार की बातें तो सब सुनते हैं, अपोजिशन की बातें बहुत जरूरी होती है अगर आपको देश चलाना हो। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। तो अगर किसी बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज कर लेना। इस टेलीग्राम ग्रुप से तुम्हें फर्दर फ्यूचर वीडियोस के अपडेट, नोट्स वगैरह सब कुछ यहां पर मिलेंगे। तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।